साथियों, आज की जो स्टोरी है ना, वह कॉलेज में पढ़ने वाले 3 दोस्तों की है जो कानपुर में रहकर के पढ़ाई कर रहे थे। अब क्योंकि हर एक शहर की अपनी एक कहानी होती है, उन जगहों के बारे में पूरे शहर भर में बातें होती हैं। तो जब बाहर से लोग आते हैं तो उन चीजों पर यकीन नहीं करते हैं। तो ऐसा ही इन दोस्तों के साथ होता है। यह भी वहां पर सुनी सुनाई अफवाहों पर यकीन नहीं करते हैं और सबको मनगढ़ंत बातें बताते हैं और उन सभी का पता लगाने के लिए खुद एक रात निकल जाते हैं उस खौफनाक जगह पर। तो चलिए जानते हैं उनके साथ उस रात क्या हुआ था। और यह स्टोरी बहुत ही ज्यादा भयानक है और जो लोग इन भूत प्रेतों वाली बातों पर यकीन नहीं करते, उनको तो यह स्टोरी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इस स्टोरी से कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज का एहसास हो जाएगा कि इस दुनिया में कुछ तो जरूर छुपा हुआ है। तो जो साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं, इस स्टोरी को कंप्लीट जरूर सुने। और ये स्टोरी मुझे उन्हीं में से एक दोस्त ने शेयर की है, तो स्टोरी को आप उसी दोस्त के पर्सपेक्टिव से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और ये बात अब से कुछ समय पहले की है, जब मैं अपने परिवार के साथ कानपुर में रह रहा था। मैं वहां पर लोकल ही था और कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त बने जो कि दूसरे शहरों से आए थे और वहां पर रहकर पढ़ रहे थे। हम सब में आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और हम लोग कॉलेज के बाद भी अक्सर मस्ती करने जाया करते थे। इसी दौरान जब हम सब एक बार चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे, तब मेरा एक दोस्त लक्ष्य बोला, यहाँ आने से पहले मैंने कानपुर का काफी नाम सुना था। यहाँ की काफी सारी चीज फेमस है। उसमें मुझे एक चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी, वह थी एक सिरकटे भूत की अफवाह। ये सुनकर मेरे हाथ चाय पीते पीते वहीं रुक गए और मैंने कहा, देखो लक्ष्य, हर चीज अफवाह नहीं होती। मैं इसके बारे में बचपन से सुनता आ रहा हूं और शाम होने के बाद वहां पर कोई जाता भी नहीं है। ये सुनकर मेरा दूसरा दोस्त अविनाश बोला, तूने या तेरे घर में से किसी ने यह सब अपनी आंखों से देखा है क्या? नहीं ना। तो फिर तू इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है? मुझे तो लगता है यह सब सिर्फ अफवाह है और शाम होने के बाद वहां पर कोई अलग ही काम चलता होगा। इसी वजह से यह अफवाह फैलाई गई होगी। मुझे पता था कि अगर मैंने आगे कुछ कहा तो यह लोग बोलेंगे कि चलो देख कर आते हैं, इसलिए मैंने बोला, चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, और इस बात को यहीं खत्म करो। यह बात बोलकर मैंने ये बात तो अपनी तरफ से खत्म कर दी थी, लेकिन चाय की दुकान वाला बोला, वो अफवाह नहीं बल्कि सच बात है। वह एक अंग्रेज अफसर का प्रेत है जो कि वहां पर घूमता रहता है। भले ही लोगों ने उसे देखा नहीं है, लेकिन उसके घोड़े की आवाज कई लोगों ने सुनी है। और आज के जमाने में कौन रात को घोड़ा लेकर घूमता होगा? ये सुनकर तो मेरे दोस्तों को बस मौका मिल गया और तभी मेरा एक दोस्त अमर बोला, लेकिन वह अंग्रेज अफसर है कौन और चाहता क्या है? उसके इस तरह से भटकने का कोई ना कोई कारण तो होगा ना। तब वह चाय वाला बोला, पता नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि अगर उसे कोई अकेला मिल जाता है तो वह उससे चाय और डबल रोटी मांगता था, और अगर उसे मना किया गया तो वह दोबारा नहीं मिलता था। ये सुनकर लक्ष्य बोला, अरे यार, यह सब सुनने में तो काफी मजेदार लगता है। वैसे अब तो यह सब सुनने में नहीं आता होगा ना। तब वह चाय वाला बोला, बेटा, इतना कोई पागल नहीं है जो जानबूझकर मुसीबत मोल ले, इसलिए इस तरह की कोई बात अब सुनने में नहीं आती। यह सुनकर उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मुझे यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और हम लोग चाय के पैसे देकर वहां से चल पड़े। हम लोग वहां से जा ही रहे थे कि तभी अमर बोला, वैसे मुझे तो यह सब सिर्फ अफवाह लगती है, क्या बोलते हो जाकर देखा जाए? ये सुनकर अविनाश और लक्ष्य तो काफी खुश हुए, लेकिन मैंने कहा, और मान लो कि अगर यह अफवाह नहीं हुई और सच में तुम्हें उस अंग्रेज अफसर का प्रेत मिल गया तो तुम क्या करोगे? अपनी 2 मिनट की मस्ती मजाक के लिए तुम क्यों तुम्हारे माँ बाप की मेहनत पर पानी फेर रहे हो? उन्होंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, ये सब करने के लिए नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? मैंने यह सब बोल तो दिया था, लेकिन सही बात किसको अच्छी लगती है? यही उन तीनों के साथ भी था। उन तीनों ने मुझे बोल तो दिया था कि वह लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे और फिर उसके बाद वह तीनों अपने कमरों में चले गए
और मैं वापस घर आ गया। दोस्तों, यहाँ मुझे अच्छी तरह से पता था कि यह लोग मेरी बात नहीं मानेंगे और मैंने भी इन्हें ज्यादा नहीं समझाया, क्योंकि किसी को भी समझाने से कोई फायदा नहीं होता जब सामने वाला समझना ही ना चाहे। अब मैं उन्हें रोकने के लिए उनको कमरों में बंद तो नहीं कर सकता था ना। खैर, इसके अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने देखा कि मेरे तीनों दोस्त नहीं आए हैं। यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने एक साथ ही छुट्टी कर ली थी। ये बात तब की है जब स्मार्टफोन इतने यूज में नहीं थे और मेरे पास भी नहीं था, इसलिए मैं उन्हें फोन करके उनसे इस बारे में पूछ ना सका। लेकिन मैं कॉलेज के बाद उनके कमरे पर गया तो मैंने वहां देखा कि अविनाश और लक्ष्य परेशान से बैठे थे और अमर कहीं नजर नहीं आ रहा था। यह देखकर मैं उनके पास आया और उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, वो लोग ऐसे परेशान से क्यों बैठे हैं। और तब उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अविनाश बोला, याद है कल हम लोग उस अंग्रेज अफसर की बात कर रहे थे और तू हमें वहां जाने से मना कर रहा था। हमने तुझे टालने के लिए तो तेरी हां में हां मिला दी थी, लेकिन तेरे वहां से जाने के बाद हम लोग वहां जाने के लिए निकले थे। इसके बाद अविनाश ने बताया कि कल रात क्या हुआ था। साथियों, जिसे अब मैं अपने शब्दों में बताता हूं। मेरे जाने के बाद अविनाश, अमर और लक्ष्य अपने कमर से निकलकर उस रास्ते की ओर बढ़ गए। इस दौरान अविनाश बोला, वैसे यार, एक बात तो है कि अगर वहां पर सच में वह अंग्रेज अफसर हुआ तो हम क्या करेंगे। तब अमर हंसते हुए बोला, करना क्या है, उसे चाय और डबल रोटी देंगे और हो सके तो उसका ऑटोग्राफ भी ले लेंगे। तू भी क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, ये सब हो सकता है क्या? अगर है भी तो ये बहुत पुरानी बात थी, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इस पर बाकी दोनों ने भी हामी भरी और फिर वह तीनों उस जगह पर पहुंच गए। वह ठंड का समय था और आसपास काफी धुंध भी पड़ चुकी थी। वह तीनों उस जगह पर उस अंग्रेज अफसर के सर कटे प्रेत को खोजने लगे। जब काफी समय तक भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिला तब लक्ष्य बोला, देखा, मैं ना कहता था कि यह सब सिर्फ अफवाह है। इन कानपुर वालों ने किसी भी सुनी सुनाई बात पर यह सब अफवाह फैला दी है। ये सुनकर अमर बोला, अभी तक तो हमें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन याद है उस चाय वाले ने कहा था कि वो सिरकटा सिर्फ अकेले लोगों को दिखता है, तो क्यों ना अकेले अकेले उसे ढूंढा जाए। अगर मिल जाए तो हम बाकियों को भी आवाज लगा देंगे। यह सुनकर अविनाश बोला, अब ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है दोस्तों, हम अकेले रहे तो फिर खतरे में पड़ सकते हैं, हमें साथ में ही रहना चाहिए। ये सुनकर लक्ष्य बोला, क्यों, तुझे भी डर लग रहा है क्या? देखो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि वह अकेले लोगों को दिखता है और इतने लोगों का देखकर नहीं आता, तो कई लोगों ने उसके घोड़े की आवाज भी सुनी है। वह कैसे पॉसिबल है? मुझे तो बस यह सिर्फ लोगों का वहम ही लग रहा है। यह सुनकर अमर बोला, हाँ, सो तो है, लेकिन एक बार अकेले अकेले टहलने में भी क्या बुराई है। एक काम करते हैं, हम सभी सामने तक का चक्कर लगाकर वापस यहीं पर आएंगे। बताओ क्या बोलते हो? अविनाश और लक्ष्य भी इसके लिए मान गए। सबसे पहले लक्ष्य गया और कुछ ही देर में वह वापस आ गया। उसके बाद अमर गया। उसे गए कुछ देर कोई होगी कि हमें थोड़ी दूर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आने लगी। वह आवाज सुनकर वह दोनों काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि अभी तक तो इन दोनों को यह सिर्फ अफवाह लग रही थी, लेकिन अब सच में एक घोड़े की आवाज सामने से आ रही थी। वह आवाज सुनकर अविनाश बोला, मतलब वह अफवाह बिल्कुल सच है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर रुकना अब खतरे से खाली है, चलो चलते हैं। यह सुनकर लक्ष्य बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए? अमर अभी इसी रास्ते पर आगे गया है, अगर हम उसे छोड़कर गए तो कहीं उस अंग्रेज अफसर का प्रेत उसे न उठा ले। हमें उसे लेकर आना चाहिए, आखिर वह हमारा दोस्त है। यह सुनकर अविनाश बोला, कहीं ऐसा ना हो कि दोस्ती के चक्कर में हम दोनों भी मारे जाएं। उसे हम सुबह ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी के लिए चलते हैं, नहीं तो वह खुद ही आ जाएगा। लक्ष्य अमर को ऐसे छोड़कर आना नहीं चाहता था, इसलिए अविनाश को जैसे तैसे लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज और तेज हो रही थी, और एक समय ऐसा आया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वह आवाज उनके बिल्कुल सामने से आ रही हो।
यह देखकर उन दोनों के पैर डर के मारे वहीं पर जम गए। ठीक इसी दौरान उन्हें कोहरे में से एक धुंधली सी आकृति दिखाई थी। वह एक घोड़े की आकृति थी जिसके ऊपर कोई बैठा हुआ था। वह जो कोई भी घोड़े के ऊपर बैठा था, जिसकी गर्दन दिखाई नहीं दे रही थी, उसके कपड़े काफी पुराने जमाने के लग रहे थे। उस घोड़े पर बैठे शख्स ने अपने एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ में कोई गोल सी चीज पकड़ी हुई थी। उसके हाथ में जो कोई भी गोल सी चीज थी, उसमें एक लंबी सी बीड़ी जैसा कुछ था जिसमें से धुआं निकल रहा था। यह सब देखकर अविनाश और लक्ष्य बुरी तरह से दहल चुके थे, क्योंकि जिस चीज को यह लोग अफवाह मान रहे थे, आज वह सच्चाई बनकर उनके सामने खड़ी थी। अब इससे पहले कि वह दोनों भागते, उससे पहले ही वह घोड़े पर सवार शख्स बोला, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा इलाका है? तब लक्ष्य किसी तरह से बोला, हमें माफ कर दीजिए, वह हम यहाँ से गुजर रहे थे, इस वजह से यहाँ से आना पड़ा, लेकिन अब हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। बोलकर उसने अविनाश को चलने के लिए कहा ही था कि तभी वह घोड़े पर बैठा शख्स बोला, तुम लोग अब यहाँ आ ही गए हो तो मेरा एक काम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम लोग मेरे लिए चाय और डबल रोटी ले आओ। ये सुनकर वह दोनों थोड़े घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वह उसे मना भी नहीं कर सकते थे, और इतनी रात में वहां पर कौन उन्हें चाय और ब्रेड देता। इसलिए अविनाश बोला, हमारे पास है तो नहीं, लेकिन आपको चाहिए तो हम ले आते हैं आपके लिए। यह सुनकर वह घोड़े पर बैठा शख्स बोला, और तुम वापस आओगे इसकी क्या गारंटी है? तुम दोनों एक काम करो, तुम में से एक जाकर मेरे लिए चाय और डबल रोटी ले आएगा और एक मेरे साथ ही रहेगा। यह सुनकर डर के मारे उन दोनों की हालत खराब हो गई। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दरिंदे के साथ यहां कौन ही रुकेगा। लेकिन फिर लक्ष्य को याद आया कि कैसे अविनाश अमर को छोड़कर भागने की बात कर रहा था। उसे पता चल गया था कि अगर अविनाश को भेजा गया तो वह वापस नहीं आने वाला। इसीलिए वह बोला, ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूं। अविनाश, तुम उनके साथ रुको। अविनाश की डर के मारे वैसे ही हालत खराब हो रखी थी, और ऊपर से लक्ष्य यह बोल रहा था, इसलिए वह बोला, मैं यहां क्यों रुको भला? एक काम करता हूं, मैं जाकर लेकर आता हूं, तुम यहीं रुको। तब वह घोड़े पर बैठा प्रेत अविनाश से बोला, तुम यही मेरे पास रुक जाओ और तुम्हारा दोस्त मेरे लिए चाय डबल रोटी ले आएगा। इसके आगे अविनाश क्या ही बोलता, और लक्ष्य फौरन वहां से निकल गया। उसने आसपास काफी ढूंढा, लेकिन वहां पर कोई चाय की दुकान नहीं थी, और अगर होती भी तो रात के इस समय तो खुली बिल्कुल नहीं हो सकती थी। और अब माजरा यह था कि लक्ष्य उस सुनसान सड़क पर पागलों की तरह भटक रहा था। अविनाश उस सिरकटे प्रेत के साथ था और अमन गायब था। उस रास्ते पर काफी आगे आने के बाद आखिरकार एक बस स्टैंड पड़ा, जिसमें एक चाय की दुकान अब भी खुली हुई थी। बस स्टैंड पर थोड़ी थोड़ी देर में बस आने की वजह से कई चाय की दुकान देर रात भी खुली रहती थी, और यही यहां पर भी हुआ। लक्ष्य ने वहां आकर चाय और ब्रेड मांगी और कहा कि इसे पैक कर देना। यह सुनकर चाय वाले को काफी अजीब लगा। उसे यहाँ की उन कहानियों के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन डर की वजह से कोई रात में वहां नहीं जाता था, इसलिए उसे भी ये अफवाह ही लगती थी। उसने उत्सुकता से उससे पूछा, क्या भैया कहीं आपको वो सिरकटा तो नहीं मिल गया? ये सुनकर तो लक्ष्य के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए, और वह बोला, आपको ये कैसे पता? तब वह चाय वाला बोला, क्या भैया आप भी? हम तो मजाक कर रहे थे। वो क्या है ना कि यहां पर किसी ने भी आज तक आकर चाय ब्रेड पैक नहीं करवाई है। हाँ, यहीं खा पी लेते हैं। वो बात और है, पिताजी से सुना था कि यहां आसपास एक सड़क पर एक सिरकटा घूमता है जो यात्रियों से चाय और ब्रेड मांगता है। बस ये सुना है, लेकिन आज तक आंखों से कभी नहीं देखा और ना ही देखने की इच्छा है। ये सुनकर लक्ष्य ने आसपास देखा और फिर कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, सच में मैंने उसे देखा है और उसी ने मुझसे ये सब मंगाया है। उसके पास मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे उसकी बात माननी भी पड़ रही है, वरना मैं मानता भी नहीं। उस चाय वाले ने लक्ष्य को ऊपर से नीचे तक देखा। यंग जनरेशन के लड़के ऐसे मस्ती मजाक करते थे, ये उसे पता था, इसलिए वह बोला,
तो फिर देख क्या रहे हो, उठाओ अपना ये सामान और उसे ले जाकर दे दो और अपने दोस्त को छुड़वा लो। ये सुनकर लक्ष्य को काफी हैरानी हुई। फिर उसे याद आया कि वह लोग भी तो आज दोपहर तक सबकी बातों को मजाक में ले रहे थे। उसने उससे चाय और ब्रेड ली और उसके पैसे देकर जाने लगा, लेकिन जाने से पहले उसने दोबारा से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मैं मुसीबत में हूं। लेकिन उस दुकान वाले ने इसे मजाक ही समझा और कुछ न कहा। यह देखकर लक्ष्य हताश मन से वापस जाने लगा। वह वापस उस सड़क पर आ गया जहां पर वह सिरकटा था। वह उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे सामने से अविनाश की चीखने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर लक्ष्य काफी ज्यादा घबरा गया और फिर अविनाश की ओर भागने लगा। कुछ आगे चलकर उसे घोड़े के भागने की भी आवाज आई और इसी के साथ ही कोहरे को चीरते हुए अविनाश भी आता दिखाई दिया। अविनाश भागते हुए उसके पास आया और बोला, तुझे इतना टाइम लग गया कि वह सरकटा मुझे पता नहीं कहां ले जा रहा था। यह सुनकर जब लक्ष्य ने अविनाश के कपड़ों की ओर देखा तो उसने पाया कि वह जगह जगह से फटे हुए थे। यह देखकर उसने अविनाश से पूछा, ये तुझे इतनी चोटें कैसे लगी? अब इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उस घोड़े पर बैठे शख्स की आवाज आई, तुम बहुत लेट हो गए, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा था। ये जाने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपने घोड़े के पीछे बांध दिया था, लेकिन तुम समय रहते आ गए, इसलिए अब तुम दोनों जा सकते हो। लाओ मेरी चाय और डबल रोटी दो। वह घुड़सवार बोलते बोलते कोहरे में से निकल कर आ चुका था और अब उसका भयानक कटा हुआ सिर साफ दिखाई दे रहा था। उस घुड़सवार का सिर उसके एक हाथ में था और दूसरे हाथ से उसने घोड़े की लगाम कसी हुई थी। उस कटे हुए सिर के मुंह में एक बीड़ी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। भयानक सफेद आंखें और गर्दन के आसपास से रिश्ता खून वहां के वातावरण को और भी ज्यादा भयानक बना रहे थे। उसे इतने पास से देखकर एक समय के लिए तो लक्ष्य का भी हलक सूख गया, लेकिन फिर वो खुद को संयत करते हुए बोला, रात काफी हो चुकी है और यहाँ आसपास कोई चाय वाला भी नहीं था। मुझे ये काफी आगे चलकर बस स्टैंड पर ये मिला, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग गया। इस पर वह सिरकटा बोला, कोई बात नहीं, चाय और डबल रोटी दो और जाओ यहां से। इसके बाद लक्ष्य ने घबराते हुए चाय और डबल रोटी उसकी ओर बढ़ा दी। उस सिरकटे का सफेद भयानक हाथ सामान के लिए अपनी ओर बढ़ता देखकर लक्ष्य काफी ज्यादा घबरा गया और उसके हाथ से वह थैला वहीं गिर पड़ा। अगले ही पल वह चाय वहीं सड़क पर गिर गई। ये देखकर वह सिरकटा गुस्से में बोला, ये तुमने क्या किया? मेरी चाय गिरा दी। ये सुनकर लक्ष्य काफी ज्यादा घबरा गया। उसने जल्दी से वह थैला उठाया, लेकिन तब तक आधी से ज्यादा चाय गिर चुकी थी। इसी के साथ ही कुछ ब्रेड भी वहां गिरी चाय में गिरकर भीग कर खराब हो गई थी। लक्ष्य ने बची खुची चाय ब्रेड उठाकर उस सिरकटे की ओर बढ़ा दी। ये देखकर उस सिरकटे को काफी गुस्सा आया और उसने लक्ष्य को एक जोरदार लात मारी, जिससे लक्ष्य पीछे जा गिरा और इसी के साथ ही वह सिरकटा घोड़े से नीचे उतरा। अपने एक हाथ से अपनी कटी हुई मुंडी पकड़े वह सिरकटा लक्ष्य और अविनाश की ओर बढ़ने लगा। लक्ष्य की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इससे पहले कि वह सिरकटा लक्ष्य के पास आता, अविनाश बोला, इसे माफ कर दीजिए, ये डर गया था, तभी ये इसके हाथ से गिर गया। आप कहोगे तो हम दोबारा आपके लिए चाय ब्रेड ले आएंगे। इस पर वह सिरकटा रुका और बोला, ठीक है, लेकिन इस बार तुम जाओगे। इसके लिए अविनाश मान गया। उसने एक नजर लक्ष्य की ओर देखा। लक्ष्य की आंखों में डर और गिड़गिड़ाहट के भाव थे। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे मानो कह रहा हो, प्लीज यार, वापस जरूर आना। इसके बाद अविनाश वहां से आगे बढ़ गया। अविनाश का वापस आने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन उसके दो दोस्त गायब थे और वो उसके साथ ही रहते थे, इसलिए वह इसमें फंस सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस जाना ही पड़ता। खैर, अविनाश को वह चाय की दुकान ढूंढने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि लक्ष्य ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चाय की दुकान आगे चलकर बस स्टैंड पर है। अविनाश तेजी से दौड़ते हुए वहां गया और चाय वाले से चाय और ब्रेड पैक करने को कहा। ये सुनकर उस चाय वाले को लक्ष्य की याद आ गई, क्योंकि वो भी तो थोड़ी देर पहले चाय ब्रेड लेकर गया था।
वहीं अविनाश ने सोचा कि वहां अकेले जाना सही नहीं होगा, इसलिए इस चाय वाले से मदद मांग लेता हूं। और यही सोचकर उसने उसे सारी बात बताई। तब वह चाय वाला बोला, अच्छा, जो लड़का थोड़ी देर पहले आया था वो तुम्हारा दोस्त था क्या? उतनी चाय और ब्रेड से उस सिरकटे का पेट नहीं भरा? तब अविनाश बोला, देखो भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में उस सिरकटे ने हम दोनों को पकड़ रखा है और हमारा एक दोस्त गायब है। ये सुनकर वह चाय वाला बोला, अगर तुम लोग एक ही आते तो मैं फिर भी मान लेता, लेकिन अभी तो मानने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो सिरकटा एक एक करके तुमको थोड़ी भेजेगा। देखो, बहुत हो गया तुम लोगों का मजाक, अब ये चाय ब्रेड पकड़ो और जाओ यहां से। और हां, अब की बार तुम में से कोई आएगा तो हम नहीं मिलेंगे, हम जा रहे दुकान बढ़ाकर। अविनाश उससे बोलता रहा, लेकिन उसने उसकी एक न सुनी और अपनी साइकिल उठाकर वहां से चला गया। इसके बाद अविनाश हताश होकर वापस लक्ष्य के पास जाने लगा। वहां आकर उसने उस सिरकटे को वह लिफाफा पकड़ाया और कहा, हमने आपकी बात मान ली, अब हम जा सकते हैं। वह सिरकटा बोला, हां, तुम लोग जाओ और मैं भी जा रहा हूं। बोलकर वह सिरकटा उस कोहरे भरी सड़क पर आगे बढ़ गया। अविनाश और लक्ष्य उसे जाते हुए देखते रहे। उसके जाने के बाद लक्ष्य बोला, ये तो चला गया, अब अमर को ढूंढे। ये सुनकर अविनाश बोला, अब भी हमारे साथ जो हुआ उसके बाद तुझे अब भी अमर के पीछे जाना है। पागल मत बन, क्योंकि अब अगर हम उस सिरकटे के हाथ आए तो चाय भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो दुकान वाला अभी यहां से गया है। ये सुनकर लक्ष्य बोला, अगर हम अमर के बिना गए तो सबको यही लगेगा कि हमने अमर के साथ कुछ कर दिया है। बात को समझने की कोशिश कर, हमें उसे ढूंढना ही पड़ेगा। ये सुनकर अविनाश बोला, देख, मेरी बात सुन, ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। हम सुबह होने का इंतजार करते हैं, तब ये सिरकटा चला जाएगा, फिर हम अमर को ढूंढेंगे। लक्ष्य को भी ये बात ठीक लगी और वो दोनों उस रात वहीं उस सड़क से थोड़ी दूर टहलते रहे। सुबह होने पर वो दोनों उस सड़क के पास आकर अमर को ढूंढने लगे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। ये सब देखकर लक्ष्य घबराते हुए बोला, अब क्या करेंगे? कोई हमारी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक सिरकटे ने अमर को गायब कर दिया। ये सुनकर अविनाश बोला, टेंशन मत ले, वो मिल जाएगा। हम एक काम करेंगे कि आज रात दोबारा यहाँ चाय ब्रेड लेकर आएंगे और उस सिरकटे से अमर के बारे में बात करेंगे, वो हमें बता देगा शायद। उन दोनों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो दोनों मान गए और इसी के साथ ही अविनाश ने ये सारी घटना मुझे बता दी। मुझे ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था कि इन बेवकूफों ने आखिर ये क्या कर दिया। अब अगर अमर नहीं मिला तो हम उसके घर वालों से क्या कहेंगे? दोस्तों, अमर अपने माँ बाप की एकलौती संतान था। वो अपने माता पिता के लिए सब कुछ था और अगर उसे कुछ हो जाता तो पता नहीं उसके माता पिता जिंदा भी रह पाते या नहीं। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैंने उनका साथ देने का फैसला किया और हम अब आस पड़ोस के लोगों से उस सिरकटे के बारे में और जानने की कोशिश करने लगे। हमें उसके बारे में काफी कुछ पता चला, उस सिरकटे की कुछ कमजोरी का भी पता चला और फिर सब कुछ पता चलने के बाद हम आखिरकार रात को उस सड़क पर आ गए। वहां आकर हम रात भर वहां टहलते रहे, लेकिन वो सिरकटा वहां नहीं मिला। यहां तक कि हम अकेले अकेले भी गए, लेकिन हमें वो नहीं मिला और इसी तरह से सुबह हो गई। हमें इस बात की काफी हैरानी हुई कि ये सिरकटा आज क्यों नहीं आया। तब हम इस निष्कर्ष पर निकले कि ये सिरकटा अपनी मर्जी से कभी भी आ सकता था, इसलिए हमें अब रात में आकर यहां देखते रहना होगा। अब हम लोग सुबह कॉलेज न जाकर घर पर रहकर सोने लगे थे और रात को वहां जाने लगे। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए, लेकिन वो नहीं आया। इन्हीं सबके दौरान एक रात जब हम वहां टहल रहे थे, तब अविनाश बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें अमन मिलेगा, इसलिए इन सब को भूलकर आगे बढ़ते हैं। वैसे भी हमने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया, हमें हमारी गलती का पछतावा है और हमने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। हमें भी ये बात सही लगी और अब इससे पहले कि हम कुछ बोलते, हमें घोड़े के उस तरफ आने की आवाज आई। मैं बता नहीं सकता कि उस समय मैं कितना ज्यादा घबरा गया था। जैसे जैसे वह घोड़े की आवाज पास आती जा रही थी, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और फिर अगले ही पल
हमारे ठीक सामने वही सिरकटा अपने घोड़े पर सवार हमें दिखाई दिया। उसे देखकर मेरे मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे, लेकिन तभी वह सिरकटा बोला, तुम लोग तो वही हो ना, यहां वापस क्यों आ गए? ये सुनकर मेरी और अविनाश की हालत खराब हो गई। वहीं लक्ष्य थोड़ी हिम्मत बटोर कर बोला, हमारा एक दोस्त था अमर, जब उस दिन हम मिले थे तब से वह गायब है और वह इसी रास्ते पर आगे अकेले गया था। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? यह सुनकर वह सिरकटा अपने घोड़े से उतरा और लक्ष्य के पास आकर बोला, मानना पड़ेगा अपने दोस्त को बचाने के लिए वापस मौत के मुंह में आ गए। वैसे वह मुझे उस दिन मिला था, तो तुम लोग इससे कर क्या लोगे? ये सुनकर लक्ष्य बोला, हम आपका क्या ही कर लेंगे, हम बस आपसे विनती ही कर सकते हैं कि आप हमारे दोस्त को छोड़ दो। बदले में आपको जो चाहिए वह हम देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर उस सिरकटे ने हमारे हाथ में थमी उस चाय की बोतल और ब्रेड के लिफाफे की ओर देखा और वह बोला, अच्छा, तो तुम लोग पूरी तैयारी के साथ आए हो। ये चाय और डबल रोटी मुझे दे दो और एक काम करो, मेरे लिए एक बीड़ी भी ले आओ, तब मैं तुम्हारे दोस्त को छोड़ने के बारे में कुछ सोच सकता हूं। यह सुनकर लक्ष्य बोला, ठीक है, आप यही रुकिए, हम लेकर आते हैं। उसके बाद हम तीनों दोस्त उस सड़क पर आगे की तरफ बढ़ गए, लेकिन इस बार उस सिरकटे ने हम में से किसी को अपने साथ रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि हम वापस जरूर आएंगे। हम लोग उसी चाय की दुकान पर गए और वहां पर आकर हमने बीड़ी मांगी। लक्ष्य और अविनाश को देखकर उस चाय वाले को उस रात की बात याद आ गई और वह मजाक में बोला, क्या बात है भैया, आज क्या उस सिरकटे ने आपसे बीड़ी मांग ली? ये सुनकर मैंने गुस्से में कहा, यह बात तुम्हें मजाक लग रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। ये सब अब तीसरी बार हुआ था, इसलिए उस चाय वाले को हमारी बात में सच्चाई लगी और वह बोला, लगता है कि तुम लोग सच बोल रहे हो, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि तुम लोग बार बार वहां जा ही क्यों रहे हो। तब हमने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर वह चाय वाला बोला, और अगर इन सब के बाद भी वह तुम्हारे दोस्त को छोड़ देगा, इसकी क्या गारंटी है? आखिर है तो वो एक प्रेत ही ना। इसलिए एक काम करते हैं कि मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं और वहां आकर हम उस पर नजर रखेंगे। जैसे ही उसने तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम उसे धर लेंगे। अब वो कितना भी बड़ा प्रेत क्यों ना हो, उसे ज्यादा लोगों का डर तो है ही, तभी तो वह भीड़ वाले इलाके में कभी नहीं जाता और ज्यादा लोगों के सामने भी कभी नहीं जाता। हम लोगों को भी यह बात सही लगी और फिर हमारे पीछे पीछे वह अपने कुछ लोगों को लेकर पहुंचने लगा। दोस्तों, ये यहां पर हमसे सबसे बड़ी गलती हुई थी, क्योंकि उस प्रेत को इसके बारे में पता लग चुका था और वो लोग अभी वहां तक नहीं आए थे, बल्कि कुछ ही समय में आने वाले थे। और अभी हम तीनों उस प्रेत के बिल्कुल सामने थे। वह गुस्से में बोला, तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग मेरे खिलाफ चाल चल सकते हो? अब मैं तुम तीनों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर हम तीनों काफी ज्यादा घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी पता नहीं हमारे शरीर को क्या हुआ कि हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। हमने बहुत कोशिश की अपने शरीर को आगे बढ़ाने की, लेकिन हम एक ही जगह पर अकड़ चुके थे। इसे मेरी बदकिस्मती कह लो या कुछ और कि मैं उन सब में सबसे पीछे था। वह प्रेत मेरे पास आया और मुझे अपने घोड़े से बांध दिया और इसके बाद वह मेरे दोस्तों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी सामने से कुछ लोगों के चलने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर वह सिरकटा बोला, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो जो मुझसे दोबारा बच गए, पर अब अपनी भलाई चाहते हो तो दोबारा यहां मत आना। इसके बाद वह दोबारा अपने घोड़े पर बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। उसके साथ ही मैं भी वहां घिसटते हुए उसके साथ जाने लगा। वहीं उस कोहरे में उस सिरकटे के जाने की आवाज कुछ समय तक गूंजी और उसके बाद वहां पर अब उन लोगों के चलने की आवाज ही आ रही थी। उस सिरकटे के जाने के बाद अविनाश और लक्ष्य वापस सामान्य हुए। वहीं वहां पहुंचकर उन लोगों में से एक ने कहा, कहां है वो सिरकटा? ये सुनकर लक्ष्य रोते हुए बोला, वो चला गया और उसके साथ साथ हमारा एक और दोस्त भी चला गया।
ये सुनकर उन सब ने मिलकर उस पूरी सड़क को छान मारा, लेकिन उन्हें ना ही वह सिरकटा मिला और ना ही मैं। उस समय के बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ पाया और मेरे ठीक सामने ही पेड़ से बंधा था हमारा दोस्त अमर। मैंने जब नजरें उठाकर सारी ओर देखा तो पाया कि हमसे कुछ दूर एक घोड़ा भी खूंटी से बंधा हुआ घास खा रहा था और ये वही घोड़ा लग रहा था जो कि उस सिरकटे का था। मैंने जब आसपास देखा तो पाया कि कुछ पेड़ों पर कुछ कंकाल भी बंधे हुए थे जो कि काफी ज्यादा पुराने लग रहे थे। ये सब देखकर मुझे ये अंदाजा लग चुका था कि हो ना हो ये वही लोग होंगे जो किसी समय में उस सिरकटे का शिकार हुए होंगे, लेकिन वो इसी तरह से यही बंधे रहने के कारण मारे गए होंगे। मैं ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था और अभी तो मौत मेरे बिल्कुल सामने थी। वहीं दूसरी तरफ जो कुछ भी हुआ उससे अविनाश और लक्ष्य काफी ज्यादा घबरा चुके थे और उन्होंने सोच लिया था कि इन सब से अब दूर ही रहेंगे। लेकिन जब मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे घर वालों को चिंता हुई और उन्होंने उन दोनों से इस बारे में बात की। पहले तो वो लोग इस बात से मना करते रहे कि मैं वहां आया था, लेकिन फिर लक्ष्य ने सब बता दिया, ये सोचकर कि शायद वो लोग हमें इससे बचा पाए। ये सब सुनकर मेरे घर वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि इनके मस्ती मजाक के चक्कर में मैं बेमतलब में फंस चुका था। उन्होंने गुस्से में उन दोनों को काफी मारा, लेकिन फिर अपने आप ही शांत होकर रोने लगे। मेरे घर वालों को लगा कि अब तक मैं मर चुका था और अब मुझे ढूंढना बेकार है, लेकिन वो जानना चाहते थे कि मुझे उस सिरकटे ने मारा या फिर कोई और बात थी, और यही जानने के लिए उन्होंने एक तांत्रिक से इस बारे में बात की। तब वह तांत्रिक बोला, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन क्या तुम्हारा बेटा सच में मर चुका है? क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो ये काम नहीं करेगा और तुम लोग मुझे गालियां दोगे। ये सुनकर पिताजी बोले, वही तो हमें नहीं पता। ये लोग बोल तो रहे हैं कि उसे सिरकटा ले गया, लेकिन पता नहीं इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। ये सुनकर वह तांत्रिक कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूं कि तुम्हारा बेटा जिंदा है भी कि नहीं, और इसके लिए मुझे उसका कोई इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा चाहिए। मेरे पिताजी इसके लिए मान गए और मेरी एक शर्ट उन्हें दे दी। उस तांत्रिक ने उससे कोई तांत्रिक क्रिया की जो कि 2-4 घंटों तक चली। इस दौरान मेरी मां के मन में एक आस थी कि काश मैं जिंदा हूं। कुछ घंटे बाद जब उस तांत्रिक ने वो क्रिया खत्म की, तब वो मेरे पिता से बोले, मैंने 2-3 क्रियाएं की। पहली तो मैंने इस कपड़े के जरिए आपके बेटे की जीवात्मा को भांपने की कोशिश की और मुझे उसके जीवित होने के संकेत मिले। फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो कहाँ है, और तब मैंने पाया कि वो चारों तरफ से नकारात्मकताओं से घिरा हुआ है और अगर समय रहते उसे नहीं बचाया गया तो वहीं पर मारा जाएगा। और इसके बाद मैंने उसके आसपास की जगह को जानने समझने की कोशिश की और पाया कि वो जहां है वहां पर कोई आम इंसान नहीं जा सकता। अगर वो वहां गया तो उस सिरकट्टे का शिकार बन जाएगा। ये सुनकर मेरे घर वाले काफी खुश हुए कि चलो अब वो कुछ करके मुझे बचा लेंगे, लेकिन अब उनके सामने ये चुनौती थी कि मुझे बचाने के लिए सामान्य इंसान नहीं जा सकता तो कौन जाएगा। दोस्तों, तांत्रिक लोग साधना करके बहुत सी सिद्धियां पाकर कुछ भटकती हुई आत्माओं को कैद करके रखते हैं ताकि समय आने पर उनसे काम लिया जा सके, और ऐसा लगभग हर तांत्रिक करते हैं। उनमें से कुछ इसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं, जबकि कुछ सही भी होते हैं। यहां जिस तांत्रिक के पास मेरे पिताजी आए थे, इन्होंने भी मेरे पिता की मदद करने का सोचा। उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ आत्माएं कैद हैं, मैं उन्हें साधना करके और शक्ति दे दूंगा जिससे वो उस सिरकटे प्रेत का सामना करके आपके बेटे को ले आएंगी। लेकिन ऐसा करते ही वो आत्माएं मुक्त हो जाएंगी क्योंकि उनका सामना एक शक्तिशाली प्रेत से है। मेरे पिता को इससे भला क्या आपत्ति थी, उन्हें तो उनका बेटा मिल जाएगा। इन सब में उस तांत्रिक का ये नुकसान होगा क्योंकि एक एक आत्मा को पकड़कर वो यहां तक पहुंचा था और अब उसकी मेहनत का फल उससे छिन जाएगा। लेकिन यहां सवाल 2 जिंदगियों का था, इसलिए उस तांत्रिक ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा
उस तांत्रिक ने साधना शुरू की और कुछ ही देर में बहुत सारे अदृश्य साए उसके सामने आ गए। तब उस तांत्रिक ने बोलना शुरू किया, तुम सभी को मेरा एक काम करना होगा। एक लड़का है, उसे जाकर उस सिरकटे के चंगुल से निकलवाना पड़ेगा और उसके बाद तुम सभी मुक्त हो जाओगे। मेरा आदेश है, जाओ और जाकर उस लड़के को बचाओ। इसके बाद वे सारी आत्माएं वहां से सीधे मेरे पास आ गई। भूख और प्यास से मेरी जान जा रही थी और मैं वहां से छूटने के लिए हाथ पांव मार रहा था। कुछ देर बाद कुछ अजीब से साए वहां आए। उन्हें देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। मुझे लगा कि शायद ये उसी सिरकटे की चाल होगी, लेकिन फिर अगले ही पल वो साए मेरी ओर अमर की रस्सियां खोलने लगे। ये सब देखकर मैं काफी हैरान रह गया था कि आखिर ये कौन है और हमारी मदद क्यों कर रहे हैं। अब तब हम दोनों की रस्सियां खुल चुकी थी और वो साए हम दोनों को लेकर वहां से निकलने लगे। अमर इतने दिनों से यहां था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी और वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। उन अजीब से सायों ने उसे सहारा देकर संभाला और वहां से बाहर निकलने लगे। काफी आगे चलने के बाद मेरे पैर अचानक से रुक गए, क्योंकि मेरे ठीक सामने वही अंग्रेज अफसर का सिरकटा प्रेत अपने एक हाथ में अपना कटा हुआ सिर पकड़े हमारी ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे सफेद कोहरा था और अभी शाम का समय था, जिस वजह से मैं उसे साफ देख पा रहा था। वह सिरकटा इतना ज्यादा भयानक लग रहा था कि डर के मारे मेरा बाथरूम निकल गया था। ये देखकर वह सिरकटा बोला, जब तुम लोगों को पता है कि तुम लोग मुझसे जीत नहीं सकते तो बार बार कोशिश क्यों कर रहे हो। ये सब सुनकर मैंने कहा, हमें नहीं पता कि ये कौन है। ये हमारी रस्सी खोलकर हमें अपने साथ ले जा रहे थे। ये सुनकर वह सिरकटा बोला, ये जरूर तुम्हारे साथियों का काम है। जब उन्होंने देखा कि वो लोग मुझसे जीत नहीं सकते तो किसी से बोलकर ये प्रेत मेरे ऊपर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं थीं, उन्हें पता लग चुका था कि अब ये मुकाबले का समय है। इसलिए उन्होंने हमें छोड़ा और उससे भिड़ने के लिए उसके सामने जा पहुंचे। मैंने अमर को संभाला और जब देखा कि वो लोग लड़ने में व्यस्त थे तो मैं उसे संभालकर अपने साथ ले जाने लगा। हम दोनों उनसे बचकर उस जंगल में थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी अचानक हमारे पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। ये देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया और फिर देखते ही देखते हम दोनों ही ऊपर उड़ते हुए वापस उस सिरकटे के पास जाने लगे। डर की वजह से हम दोनों बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे। हमारी चीखों की आवाज वहां बुरी तरह गूंज रही थी, लेकिन वहां कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आ रहा था जो हमारी मदद कर सके। और फिर इसी तरह से देखते ही देखते हम दोनों वापस उस सिरकटे के पास आ गए। अब वहां पर वह सिरकटा अकेला था। जो भी आत्माएं हमें बचाने आई थी वो सारी वहां से गायब हो चुकी थी। शायद इस सिरकटे ने उन सबको हरा दिया था। हम दोनों इन सब से काफी ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि जब ये आत्माएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो हम मामूली इंसान क्या ही कर लेते। और इसी वजह से मेरे मन में अब बची खुची उम्मीद भी टूट चुकी थी और अब मुझे समझ आ चुका था कि मैं भी बाकी लोगों की तरह यहीं पर कैद रहकर मर जाऊंगा। मेरा मन मेरे दोस्तों के लिए नफरत से भर गया था, तो मैंने सोच लिया था कि अगर जिंदा बचा तो उनसे दोस्ती तोड़ दूंगा। वह सिरकटा मेरे पास आया और अपना कटा हुआ सिर मेरे पास लाकर बोला, तुम्हें क्या लगा था कि यहां से बच निकलोगे? 200 साल से ऊपर हो गए, लेकिन आज तक जो मेरे चंगुल में फंसा है वो वापस नहीं जा पाया, तो तुम कैसे निकल जाओगे? दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें यहां से नहीं निकाल सकती। माफ करना, लेकिन तुम्हें मरते दम तक यहीं पर कैद रहना होगा। ये सब सुनकर अब मैंने विरोध करना छोड़ दिया। मैं बिल्कुल टूट चुका था और अब मैं ऐसे ही अपने मरने का इंतजार करने लगा। वहीं दूसरी तरफ उस तांत्रिक को यह पता चल गया था कि उसके सारे प्रेत उस सिरकटे से हार चुके हैं और अब उसके पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था मुझे और अमर को बचाने का। मेरी मां उनके आगे बहुत रोई और गिड़गिड़ाई। यह देखकर वह तांत्रिक बोला, अब बात मेरे हाथ से भी निकल चुकी है। मैंने सोचा था कि मैं अपने सभी प्रतों को काम पर लगाकर उन दोनों को छुड़वा लूंगा, लेकिन वह सिरकटा मेरी सोच से ज्यादा शक्तिशाली निकला और अब उसका सामना कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। यह सुनकर मेरे पिताजी बोले,
उससे सामना करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। तब वह तांत्रिक कुछ सोचकर बोला, रास्ता तो है, लेकिन यह कितना काम करेगा कह नहीं सकते। हम एक साधना कर सकते हैं जिसमें हम आपके पूर्वजों की आत्मा को बुलाएंगे, और अगर वह चाहे तो अपने वंशज को बचा सकते हैं, लेकिन बुलाने पर वह आएंगे कि नहीं यह कह नहीं सकते। यह तरीका काम करता है या नहीं इसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन कुछ न करने से तो कुछ करना अच्छा था। हालांकि इसमें काफी पैसा खर्च होने वाला था, लेकिन अपनी औलाद के लिए इंसान पैसा कहां देखता है, यही मेरे पिताजी ने भी नहीं देखा और इस साधना के लिए फौरन मान गए। अगले ही दिन तय समय पर वह साधना हुई और लगातार 4-5 घंटे तक चली। उस साधना के बाद आखिरकार उस साधना की अग्नि में से कुछ धुंधले से साए नजर आए। यह देखकर वह तांत्रिक बोला, आपके पूर्वज आ चुके हैं, आप उनसे अब अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा सकते हैं। यह सुनकर मेरे पिताजी ने पहले उन्हें प्रणाम किया और फिर कहना शुरू किया, मेरा बेटा उस सिरकटे के चंगुल में फंस चुका है। हमने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन सब व्यर्थ गया। हम आपके पास काफी उम्मीद लेकर आए हैं, कृपा करके आप उसे बचा लीजिए। इन सब के बाद पिताजी को अपने सिर के ऊपर एक अदृश्य स्पर्श महसूस हुआ और उसके बाद वह साए वहां से गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ मैंने अब बिल्कुल भी विरोध करना छोड़ दिया था। मैं बस ऐसे ही पेड़ से बंधा अपनी मौत आने का इंतजार करने लगा। ठीक इसी दौरान मेरे कानों में एक प्रभावशाली आवाज गूंजी, तुम चिंता मत करो बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम यहां से जरूर निकलोगे। ये सुनकर मैं काफी ज्यादा हैरान रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही है। मैंने जब हैरानी से अपने आसपास देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, और अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वही सिरकटा वहां पर आ गया और बोला, तुम लोगों के साथ खेलने में काफी मजा आ रहा है। आज तक किसी ने भी मुझे इतनी टक्कर नहीं दी जितनी कि तुम लोगों ने दी। लेकिन अच्छा है, मैं भी काफी समय से काफी बोर हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अब इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, उस सिरकटे को एक जोरदार लात लगी और उसका कटा हुआ सिर उसके हाथों से छूटकर थोड़ा दूर जा गिरा। ये सब देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि उस सिरकटे को इस हालत में मैं पहली बार देख रहा था, वरना अभी तक तो मैंने उसे सबको धोते हुए देखा था। इन सब से वह सिरकटा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसने हमारे पूर्वजों को कम आंका था, लेकिन इस वार के बाद से उसे अंदाजा हो चुका था कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया है। वह संभला और गुस्से में बोला, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम इस लड़के को यहां से लेकर चले जाओगे तो यह तुम्हारी गलत फहमी है, और अब यह बात सिर्फ इस लड़के को बचाकर ले जाने की नहीं है, बल्कि मेरी ताकत की भी है। मैंने इतने सालों से इतनी सारी ऊर्जा इकट्ठी की है। मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली हूं कि तांत्रिक के प्रेतों की भी सारी ऊर्जा एक झटके में सोखकर उन्हें भगा दिया। तो ऐसे में तुम लोग मेरा क्या ही कर लोगे। उसके इतना कहते ही वहां पर वही प्रभावशाली आवाज आई, इसमें कोई शक नहीं कि तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हें जो करना है करो, जितना यहां पर भटकना है भटको, लेकिन मेरे खानदान के ऊपर आंख उठाकर देखने की कोशिश भी मत करना, वरना वह हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। यह सुनकर मुझे यह तो समझ आ चुका था कि यह जो कोई भी है मेरा कोई पूर्वज है, लेकिन कौन वह मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह आवाज मेरी पहचानी हुई नहीं थी। मैं यही सोचकर कंफ्यूज था। वहीं दूसरी तरफ उस सिरकटे ने अपना सर उठाया और अपने हाथों में लेकर एक दिशा में आगे बढ़ने लगा। इसी समय मेरी और अमर के रस्सियां खुली और मुझे वही प्रभावशाली आवाज आई, बच्चों तुम दोनों यहां से निकलो, इसे हम देखते हैं। इसके बाद मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की और अमर को लेकर वहां से जाने लगा। इस दौरान पीछे से कुछ चीजों के टकराने की अजीब सी आवाज आने लगी थी, लेकिन मैंने इस वक्त ध्यान नहीं दिया और वहां से आगे जाने लगा। कुछ आगे चलकर अमर बोला, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गए। अच्छा होता कि तुम यहां नहीं आते। मैं इतने दिनों से भूखा प्यासा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम मुझे छोड़कर यहां से निकल जाओ,
कम से कम तुम तो बच जाओ। मेरी गलती की सजा तुम क्यों भुगत रहे हो? यह सुनकर मैंने कहा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, इससे अच्छा और क्या होगा। लेकिन आइंदा से तुम इन सबको मजाक में मत लेना, क्योंकि आज अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सब सुनकर अब इससे पहले कि अमर कुछ कहता, उस सिरकटे का कटा हुआ सर वहीं आ गया और आते ही वह बोला, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। यह सुनकर अब इससे पहले कि हम कुछ करते या वहां से भागते, उस सिरकटे के मुंह में से उसकी लंबी जीभ निकली और देखते ही देखते उस लंबी जीभ ने हम दोनों को कसकर जकड़ लिया। उसकी जीभ में काफी ज्यादा कांटे जैसा कुछ था जो कि मुझे काफी ज्यादा चुभ रहा था। उसकी चुभन इतनी ज्यादा थी कि मेरी तो चीख ही निकल पड़ी। मैं और अमन दर्द से कराह रहे थे। इसी दौरान वही सिरकटा बोला, मैं तुम लोगों को अभी खत्म नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम लोग अपने आप ही तड़प तड़प कर मरो, लेकिन मैं क्या करूं? अब यहां पर मेरी जीत का सवाल हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें मारकर यह सब जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा। ये सब सुनकर अब मुझे पता चल गया था कि मेरा अंत नजदीक है। हर गुजरते समय के साथ उसकी रस्सी जैसी जीभ हमारे ऊपर काफी ज्यादा कस गई थी और अब तो मेरे मुंह से खून भी आने लगा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और इसी समय मुझे अमर की आवाज सुनाई दी, हो सके तो अपने इस नादान दोस्त को माफ कर देना। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मेरी आंखों के आगे इसके बाद पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को और अमर को उसी सड़क पर बेहोश पाया। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि शायद हम मर चुके हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद हमारे पूर्वजों ने उसके ऊपर जीत हासिल कर ली है। यह देखकर मैं काफी खुश हुआ, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं था। अभी भी हम इस सड़क पर थे, इसलिए मैंने जल्दी से अमर को उठाया और अब मैं उसके साथ वहां से जाने लगा। हमारे शरीर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, ऊपर से हम दोनों भूखे प्यासे भी थे। हमें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन मौत के डर ने हमारी भूख प्यास सब मार दी थी और हम लोग वहां से तेजी से आगे बढ़ने लगे। हमारी आंखों के सामने उस सड़क का अंत था। ये देखकर हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। हम लोग उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक हमें पीछे से घोड़े के दौड़ने की आवाज आती सुनाई दी। वह आवाज सुनकर हम दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। उस समय पता नहीं हमें इतनी ताकत कहां से आई। हमें पता था कि इस सड़क के अंत के बाद वह दूसरी तरफ नहीं आ पाएगा, इसलिए हमने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और जी जान लगाकर भागे। कुछ ही देर बाद वह घोड़े की आवाज हमारे बिल्कुल पास आ गई थी। ठीक इसी दौरान उस सिरकटे की आवाज हमें आई, तुम लोग मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक मुझे कुछ चीज ऊपर से नीचे गिरने की आवाज आई। मुझे ये समझते देर न लगी कि हो ना हो वही सिरकटा घोड़े से गिरा है। अब हमारे पास अच्छा मौका था और हम तेजी से वहां से बाहर भाग गए। हम दोनों अब उस सड़क से काफी दूर आ चुके थे और वहां जाकर हमने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ से उस सिरकटे की आवाज हमें आई, अभी तो तुम लोग बच गए, लेकिन तुम अगर दोबारा यहां आए तो तुम बचने नहीं वाले। और इसके बाद उसके घोड़े की आवाज हमें दूर जाती सुनाई दी और हम सही सलामत घर पहुंच पाए। दोस्तों, जैसा कि इन दोस्तों ने शुरू में सोचा था कि यह केवल एक अफवाह ही है, लेकिन जब एक्चुअल में वह उस जगह पर गए तब उन्हें पता चला कि वाकई में ऐसी भयानक चीज होती है। और जो सरकटा वहां पर घूम रहा था और उसने तो ये दावा किया था कि मैं तो यहां पर 200 सालों से भटक रहा हूं और अभी तक भी उसकी मुक्ति नहीं हुई है। तो जो लोग नए नए शहरों में जाते हैं तो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, उन लोगों के लिए ये एक सबसे बड़ा सबक है कि ऐसे ही बिना किसी जानकारी के किसी नई जगह पर ना जाए और जानबूझकर अपने आप को किसी मुसीबत में न डालें। तो उम्मीद करता हूं आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब अपने को साथियों को धन्यवाद करते हैं। सरिता मालधन उत्तराखंड, दिव्या भास्कर, नेहा मालिक सोनीपत, पूरन चंद बालोत्रा, अमित कुमार, सुनीता खरवार सूरत, राजन कुमार, सुनीता अहीर, आशा सैनी, सुभाष बिहार, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारी सहयोगी ममता सहाय का। साथियों, आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। अक्सर आप मुझसे हॉरर स्टोरी तो सुन ही रहे हैं,
लेकिन अगर सुनने के अलावा आप में से किसी को पढ़ने का भी शौक है तो मैं आपको एक हॉरर बुक रिकमेंड करता हूं, जिसमें 4 दोस्तों की एक बहुत ही खतरनाक स्टोरी है। वह 4 दोस्त आज तक नहीं मिले हैं। ये स्टोरी एक केंद्रीय विद्यालय की है, जहां पर चुड़ैलों का एक बहुत ही भयानक राज दफन है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।